पहला बाब, हिंद आर्याई का इर्तका, आर्याओं का वतन और दाखलाए हिंद। हिंद यूरोपी खानदान की ज़ुबानों का तुकाबली मुताला करने के बाद माहिरीन लिसानियात इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये तमाम ज़ुबानें किसी एक कदीम ज़ुबान से निकली हैं। लेकिन इस सिलसिले में हमें मैक्स मोलर का ये कॉल नहीं भूलना चाहिए कि ज़ुबानों के हिंद यूरोपी ख़ानदान का वजूद इस बात की दलील नहीं बन सकता कि इसके बोलने वाले भी एक ही नस्ल से होंगे। ये असल ज़ुबान क्या थी, इसके बोलने वाले कहाँ बसते थे और वो किस तरह यूरोप व एशिया के वसी बरे आज़मों में फैले। आर्यों के मुतालिक ये ऐसे सवाल हैं जिन पर मुहक्किकीन आज तक मुत्तफिक न हो सके। इल्मी तहकीक में इख्तलाफ की किस दर्जा गुंजाइश है, इसका अंदाज़ा उन मुख्तलिफ नज़रियों का मुताला करने के बाद होता है जो आर्यों और उनके असल वतन के मुतालिक पेश किए गए हैं। उनका सिलसिला हिंदुस्तान, पंजाब व कश्मीर से शुरू होकर हिंदुकुश, तिब्बत, काकेशिया, वस्त एशिया, जनूबी रूस, बहराए बाल्टिक का साहिल, स्कैंडिनेविया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, शुमाली जर्मनी, पोलैंड और बिल आखिर साइबेरिया और खिताए मंजम शुमाली पर ख़त्म होता है। इन सब नज़रियों की तफसील और फिर उनकी तरदीद मौजू बहस को सिर्फ खब्त करेगी। लिहाजा यहाँ चंद मुस्तनद नज़रियों की वजाहत पर कनात की जाती है। आर्यों की कदीम किताबों में उनके असल वतन और आमद के सिलसिले में कोई इशारा नहीं मिलता। कदीम ज़माने में लोगों का ख्याल था कि आर्या तिब्बत से आए थे। हिंदुओं के मजहबी अकीदे की रूह से तिब्बत को इंसान का पहला मस्कन माना जाता है, इसलिए आर्यों को भी इसी इलाके से मंसूब किया गया। संस्कृत के बाज़ आलिमों का ख्याल है कि आर्या कबाइल हिंदुस्तान ही की पाक सरजमीन से उठे और बाद में ईरान और यूरोप में फैल गए। इस नज़रिए को पंडित हरि अवध ने अपनी किताब हिंदी भाषा और साहित्य का विकास में वजाहत से बयान किया है और अपनी इस राय की तायीद में स्वामी दयानंद, श्री नारायण भवन, राव पाओगी और कई यूरोपीय आलिमों की राय पेश की हैं। लेकिन इन नज़रियों में कबाहत ये है कि ये तहकीक से ज़्यादा अकीदे की पैदावार है। ये सही है कि बकौल मेवन संस्कृत की जितनी कदीम किताबें हैं उनमें आर्यों के बदेसी होने की तरफ कहीं भी इशारा नहीं मिलता, लेकिन इसके साथ ही ये बात भी कहीं खोलकर नहीं लिखी गई कि आर्या इसी सरजमीन से उठे थे। ऋग्वेद के अंदर यहाँ के देसी कबाइल और आर्यों की लगातार लड़ाइयों के बारे में जो इशारे मिलते हैं, इनसे तो साफ यही जाहिर होता है कि आर्य कबाइल शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के दौरों से लड़ते भिड़ते और फतह करते हुए हिंदुस्तान के मैदानों में दाखिल होते हैं। इन मुहक्किकीन का ये तरीक़ा इस्तदलाल निहायत फुसफसा है कि चूँकि हिंदुस्तान कदीम तहजीब व तमद्दुन का गहवारा है, इसलिए इब्तदाई ज़ुबान की तलाश यही करनी चाहिए। ऐसा कहते वक्त उनके जहन से वो लिसानी रिश्ते यकसर महू हो जाते हैं जो हमें एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ यूरोप की मौजूदा ज़बानों से वाबस्ता करते हैं। इसके अलावा इस नज़रिए के हामियों में इख्तलाफ राय भी है। बाज़ों का ख्याल है कि आर्या पंजाब में दरियाई सरस्वती के किनारे बसते थे। कुछ कंधारा तिब्बत को आर्यों की जन्मभूमि बताते हैं। प्रोफेसर कैट का, जिसकी दबी ज़ुबान से ग्रेयरसन भी तायद करता है, ख्याल है कि आर्या कबाइल का मरज़ूबूम हिंदुस्तान की शुमाल मगरबी सरहद पर था। कैट की ये राय मान लेने से वस्ती एशिया वाले नज़रिए, जिसकी वजाहत आगे की जाएगी, पर कोई असर नहीं पड़ता। ग्रेयरसन का ख्याल है कि ऋग्वेद के सबसे पहले मंत्र आर्यों के दाखले हिंदुस्तान से कबल लिखे जा चुके थे। ये इस ज़ुबान में लिखे गए हैं जो हिंद ईरानी ज़ुबानों की माँ थी। तकरीबन सब जदीद मुहक्किकीन लिसानियत इस पर मुत्तफिक हैं कि आर्यों के वतन की तलाश वस्ती एशिया के इलाकों ही में करना पड़ेगी। डॉक्टर चडरी का ख्याल है कि कर्दन ओला की हिंद यूरोपी ज़ुबान और तमद्दुन का गहवारा यूरोप एशिया के
वो वसी मैदान है जिनका सिलसिला एक तरफ पोलैंड और जर्मनी से मिलता है और दूसरी तरफ यूराल पहाड़ों के जनूब में वस्त एशिया के अल्ताई और थीनशान के सिलसिले हाईकोह से। प्रोफेसर शरीदर ने तायुन मकाम करते हुए दरियाई वालगा के दहाने को आर्यों का असल वतन करार दिया है। उनके ख्याल में तारीखी धुंधलिके में आर्य मगरिब और जनूब मशरिक की तरफ फैलना शुरू हुए। जो गिरोह मगरिब में दाखिल होता है वो मुख्तलिफ शाखों में तकसीम होकर तमाम यूरोप में फैल जाता है और मौजूदा आर्मेनियन, यूनानी, अल्बेनियन, केल्टिक, जर्मन, स्लोवाक और तखारीन ज़ुबानों को जन्म देता है। दूसरा गिरोह जो जनूब मशरिकी सिमत इख्तियार करता है बहराए कैस्पियन के शुमाल से होता हुआ मौजूदा बदख्शां और कोहकंद के इलाके में पहुंचता है, जहां वो फिर दो शाखों में बढ़ जाता है। एक शाख मशरिकी ईरान में दाखिल होती है और फिर दरियाई काबुल की वादी के रास्ते से हिंदुस्तान में। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रोफेसर गिल्स ने जोग्राफियाई और तारीखी वजूद की बिना पर आर्यों की नकल और हरकत के इस नज़रिए को रद्द किया है। वो आर्यों के फैलने का मरकज़ ऑस्ट्रेलिया हंगरी बताते हैं और इस तरह उनके ख्याल में सबसे ज़्यादा फितरी रास्ता है दरियाई दानियाल और एशियाई कोचक में से होगा। तारीख में बाद को नकल मकान की जितनी मिसालें मिलती हैं इनमें यही रास्ता इख्तियार किया गया है। बहराए कैस्पियन के शुमाल मशरिक रास्ता इख्तियार किया गया है। बहराए कैस्पियन के शुमाल मशरिक से आर्यों का गुजरना इसलिए नामुमकिन करार दिया गया है कि ये नशीबी इलाका है जिसका बेशतर हिस्सा अहद अतीक में तह आब था। इस वक़्त बहराए कैस्पियन इतने वसी रकबे में फैला हुआ था कि उसका सिलसिला झील आराल से मिलता था। इसी तरह जनूबी रूस से काक्शिया की जानिब भी नकल और हरकत नामुमकिन थी। पहाड़ों के इस दुश्वार गुजार सिलसिले को यूनानी कुदरती फसील समझते थे। आज भी ये सिलसिला सिर्फ दुराई दानियाल से अबूर किया जा सकता है। वस्ती एशिया वाले नज़रिए की तायीद उन रिकॉर्डों से भी होती है जो 1906 में एशियाई कोचक में दरियाफ्त हुए हैं और जिनका ताल्लुक 1500 कबल मसीह से है। इन रिकॉर्डों में बाज़ देवी देवताओं के नाम मसलन इंद्रा, अरुणा, मित्रा वगैरह मिलते हैं जिन्हें मिटनी के हुक्मरान पूजते थे। ये नाम संस्कृत की मुक़द्दस किताबों में जूं के तूं पाए जाते हैं। बिलखुसूस आदाद तो संस्कृत आदाद से इतने मिलते जुलते हैं कि ये अमर मुसल्लम हो जाता है कि आर्या का केक्षा के रास्ते से एशियाई कोचक और मशरिक की तरफ बढ़े होंगे। इस तरह औस्ता की फितरी और गैर मसनूई ज़ुबान के दोनों किनारों पर हमें खालिस मसनूई ज़ुबान के नमूने मिलते हैं। मशरिक में संस्कृत और मगरिब में एशियाई कोचक के नए दरियाफ्त शुदा रिकॉर्डों की ज़ुबान ये इस बात का सबूत है कि आर्या इन दोनों मकामों पर बेगानों की तरह रहे और अपनी नस्ल और ज़ुबान को अलग थलग रखा जैसा कि उनका आम दस्तूर था। उसके बरअक्स ईरान खास में उनकी ज़ुबान फितरी तौर पर बदल कर इस मसनूई रुझान को गंवा देती है। उन आर्यों को तारीख़ी रोशनी में सबसे पहले हम शुमाल मगरिबी ईरान में 2000 कबल मसीह देखते हैं। हिंदुस्तान में आर्यों के दाखिले की तारीख 1500 कबल मसीह मुकर्रर की जा सकती है। यह अम्र यकीनी है कि हिंद यूरोपी ज़ुबान बोलने वाले आर्या अपने दाखिला हिंद से कबल अरसे तक मशरिकी ईरान में क़याम कर चुके थे, जहाँ उनकी ज़ुबान इर्तिकाई मनाजिल तय करती हुई 2000 कबल मसीह तक हिंद ईरानी मंजिल पर पहुँच जाती है। हिंद यूरोपी ज़ुबान की ये हिंद ईरानी शक्ल ही उन तमाम ज़ुबानों की माँ कही जा सकती है जो बाद को ईरान में फैली और जिसे आर्या बोलते हुए हिंदुस्तान में दाखिल हुए। हिंदुस्तान के ज़रख़ेज़ मैदानों में आर्यों का दाखिला किसी मुनज़्ज़म सियासी तहरीक की शक्ल में नहीं था। ये अमल कई सदियों तक जारी रहा और इसमें जहाँगीरी से ज़्यादा जहाँ पैमाई का जज्बा कार फरमा था। हिंदुस्तान में आर्यों का साबका द्राविडी और आस्टिक कौमों से पड़ा। हिंदुस्तान के सबसे कदीम बाशिंदे टैगरेटिव कबाइल थे। उनके बाद
हिंद चीनी से आस्टिक कबाइल आए, जिन्हें बाद को मगरिब से आए हुए द्रविड़ी कबाइल ने ज़ेर किया। उनके ये बाद मगरिब से आर्या और मशरिक और शुमाल से तिब्बत चीनी कबाइल का खरूज हुआ। हिंदी तहजीब में टैगोटो कबाइल के असरात हनूज तहकीक तलब हैं। अलबत्ता आस्टिक और द्राविडी कबाइल ने हमारी मरकब तहजीब के बाज़ बुनियादी अनासर फराहम किए हैं। तिब्बत चीनी असरात शुमाल मशरिकी हिंदुस्तान तक महदूद हैं और आस्टिक कौमों से पड़ा। द्राविडों से उनका मुकाबला मगरबी और शुमाली मगरबी हिंदुस्तान में हुआ। आस्टिक ज़्यादातर मशरिकी और वस्त हिंद के इलाकों में आबाद थे। इन कौमों को ज़ेर करने में उन्हें काफ़ी जदोजहद करनी पड़ी। इस जदोजहद की झलक ऋग्वेद के बाज़ हिस्सों में पाई जाती है। चुनांचे मौजूदा हिंदी तमद्दुन खालिस आर्याई तमद्दुन नहीं कहा जा सकता। फातह और मफ्तू दोनों आखिर में एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। यही शक्ल यहाँ भी पैदा हुई। जिस तरह बाज़ मुर्खों का ये दावा गलत है कि हिंदुस्तान में आर्याई तमद्दुन मजहब की आड़ में फैला, लेकिन आर्या कौम के अफराद बहुत कम तादाद में हिंदुस्तान को अपना घर बना सके, इसी तरह ये कहना भी तारीखी गलती होगी कि आर्याई समाज द्राविडी तमद्दुन को निगल गया था। नई इंकशाफात से ये बात पाया इस सबूत को पहुँच चुकी है कि हिंदुस्तान में नववारिद आर्याओं का एक ऐसे तमद्दुन से साबिका पड़ा था जो कई लिहाज से उन सहरा नवादों के तमद्दुन पर फौकियत रखता था। चुनांचे मौजूदा हिंदी तमद्दुन के बाज़ बुनियादी अनासर इसी कदीम हिंदुस्तानी तमद्दुन की यादगार है। आर्यों की द्राविडी मजहब के बहुत से अनासर कबूल कर लिए। बाज़ देवी देवताओं के तस्वरात और देवमाला, कुछ कहानी पीने की चीज़ें कुछ खाने पीने की चीज़ें, पान सुपारी और लिबास, धोती और साड़ी खालिस द्रविडी अनासर हैं। जहाँ तक ज़ुबान का ताल्लुक़ है, मुहक़्क़ीन ने द्राविडी ज़ुबानों के बाज़ अनासर की निशानदेही की है। इन ज़ुबानों का आर्याई ज़ुबान के क़वाइद और सौतियात पर काफ़ी असर पड़ा है और आर्याई ज़ुबान ने हिंद ईरानी मंजिल से गुज़र कर हिंद आर्याई शक्ल इख्तियार कर ली। शुमाली हिंद में अब द्राविडी ज़ुबानों का नामो निशान नहीं मिलता है। तहक़ीक़ का ये हिस्सा बिल्कुल तारीख़ी में है। इसके बजुज़ कुछ नहीं कहा जा सकता कि कदीम पराक्रतों की पैदाइश देश की उन्हीं बोलियों की गोद में हुई होगी। कदीम आर्याई तहजीब की सबसे बड़ी देन ब्राह्मी रस्मुल ख़त है, जिसका इर्तिका हिंदुस्तान में हुआ और जो हिंदुस्तान की तमाम ज़ुबानों की लिखावटों अला उर्दू और कश्मीरी का माखज़ है और जिसे आर्यों ने शुरू से अपनी ज़ुबानों के लिए इस्तेमाल किया है। हिंद आर्याई का अहद कदीम 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक। आर्याई ज़ुबान का पहला मुस्तरद नक्श हमें ऋग्वेद यानी 1000 कबल मसीह से कबल की शक्ल में मिलता है। इस वक्त हिंद यूरोपी ज़ुबान हिंद ईरानी मंजिल से गुजर कर खालिस हिंद आर्याई शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। चुनांचे मशरिकी ईरान से लेकर पंजाब तक इस लिसानी इर्तिका के तसलसल की निशानदेही की जा सकती है। ऋग्वेद के मुख्तलिफ हिस्सों की तसनीफ मुख्तलिफ ज़ुबानों और मुख्तलिफ मकामों पर हुई है। किसी में कंधार के राजा देवदास का जिक्र है तो किसी में सिंध के किनारे बसने वाले राजा सुदास का। इससे जाहिर होता है कि उसके कुछ मंत्र कंधार में लिखे गए, कुछ दरियाए सिंध के किनारे और कुछ जमुना की वादी में। ऋग्वेद के इब्तदाई हिस्से तो तकरीबन 2500 बरस कबल मसीह की तसनीफ हैं, लेकिन आखिरी बाब 8वीं सदी कबल मसीह में तसनीफ हुए। आर्याई तहजीब के उस वक्त दो बड़े मरकज़ थे, मगरिब में गंधार और मशरिक में ब्रह्मावर्ता, पटियाला और करनाल के अजला। सुनीति कुमार चटर्जी के मुताबिक बंगाली ज़ुबान की इब्तदा और इर्तिका जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 39 में। और इसमें शक नहीं कि आर्या अभी दरियाए सिंध तक ही पहुंच पाए थे कि उनकी ज़ुबान ने अदबी शक्ल इख्तियार कर ली थी। लेकिन ऋग्वेद के बेशतर मंत्र इसी गैर मसनूई और सादा ज़ुबान में हैं जो उस वक़्त आर्यों के घरानों में बोली जाती थी। अगर बकौले मेघनाडा ऋग्वेद की ज़ुबान को अदबी मान भी लिया जाए तो उसका मतलब ये हरगिज़ न होगा कि वो इस ज़माने की बोलियों की निशानदेही नहीं करती। अदबी ज़ुबान चालू ज़ुबान से मुख्तलिफ ज़रूर होती है, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं।
वैदिक ज़ुबान का सिलसिला दूसरे वेदों से बिलखुसूस यजुर्वेद और ब्राह्मणा के नसरी पारों तक से मिलता है। ऋग्वेद की अदबी ज़ुबान शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की आर्या बोली पर मुबनी थी। आर्यों के मुख्तलिफ कबाइल की बोलियों में खफीफ इख्तलाफात थे, लेकिन ऋग्वेद की ज़ुबान का मयार सब तस्लीम करते थे। मगरबी हिंदुस्तान की इस आर्या बोली की नुमाया खसूसियत ये थी कि इसमें रे और लाम दोनों आवाज़ों के लिए सिर्फ रे की आवाज़ मुस्तमिल थी। ये खसूसियत कदीम फारसी में भी पाई जाती है। इसमें नफ्साए दह बह और गह यानी दहल हिकमन दह बाल बेहकमन बह और गाफ हिकमन गह किस्म की आवाज़ें को हे में तब्दील करने का रुझान भी मिलता है। बाज़ में चलकर यही रे और लाम की आवाज़ें मशरिक़ और मगरबी हिंदुस्तान की क़दीम और जदीद बोलियों में इम्तियाज़ करने की मखसूस अलामतें बन जाती हैं। मसलन मगरबी हिंदुस्तान की प्राकृत में लाम की आवाज़ नहीं मिलती। पाली और संस्कृत में मज़कूर बाला दोनों यानी तारीख़ अदब संस्कृत सफ़ा नंबर 20, मबादियात प्राकृत AC वल्नर सफ़ा नंबर 16, मबादियात प्राकृत वल्नर सफ़ा नंबर 16 आवाज़ें पाई जाती हैं। लेकिन जूं हम मशरिक़ बिहार और बंगाल की तरफ जाते हैं, वहाँ की प्राकृतों में सिर्फ लाम की आवाज़ मिलती है, रे गायब हो जाती है। दरियाई सिंध से आर्या जूं मशरिक़ की तरफ बढ़े, उनकी ज़ुबान पर सोहबा जाति और देसी बोलियों कोल द्राविडी वगैरह का भी असर पड़ा, जो वेद के मुख्तलिफ बाबों के मुताले से ज़ाहिर हो जाता है। ये असर सिर्फ तलफ़ुज़ तक महदूद नहीं, बल्कि देसी अल्फाज की आमेज़िश भी होने लगी थी। द्राविडी और कोल ज़बानों के ऐसे अल्फाज की डॉक्टर चटर्जी ने एक तवील फहरिस्त दी है। यहाँ मसलन सिर्फ चंद दर्ज किए जाते हैं। कपी बंदर काला, आठ काला, कपी यानी बंदर, कला यानी आठ, काला यानी वक़्त, कंडा यानी कंड, न्याला यानी नीला, पुष्पा फूल, पूजाना पूजा, फला फूल, बिला बिल, बेजा बीज, म्योरा मोर, रात्रि रात, रूपा रूप। ब्राह्मणा में जाकर ऐसे अल्फाज बकसरत मिलते हैं। रफ्ता रफ्ता मुल्क के दूर दराज हिस्सों में फैलने और गैर आर्या अक़वाम से रबत और ज़बत बढ़ने की वजह से आर्या ज़ुबान की मरकज़ी हैसियत ख़त्म होने लगी। सर्फ़ी व नहवी और सूती इख्तलाफात पैदा होने लगे। एक ही लफ्ज़ की मुख्तलिफ शक्लें बोली जाने लगी। बाज़ जगह अल्फाज को अजनबी माहौल की सूतियात से मुतासिर होकर तोड़ मरोड़ कर दिया जाता है। हरूफ का तलफ़ुज़ भी मुख्तलिफ तरीक़े से किया जाने लगा। मशरिकी हिंदुस्तान के शोबों में ये तब्दीलियाँ तेज़ी से नुमायाँ होने लगी। 1000 कबल मसीह ता 2000 कबल मसीह आर्या शुमाली हिंद में पंजाब से लेकर बंगाल तक फैल चुके थे और उनकी ज़ुबान की मरकज़ी हैसियत ख़त्म हो चुकी थी। उस अहद की गरोहबंदी हसब झेल तरीक़ा पर की जा सकती है। उदीचा, मध्यादेशा, प्राच्या यानी नंबर 1 उदीचा शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़ुबान। नंबर 2 मध्यादेशा, मध्यादेश अम्बाला से इलाहाबाद की ज़ुबान। प्राच्या मशरिकी हिंदुस्तान की ज़ुबान। यह आर्या सल्तनतों के अरूज का ज़माना था। उदीचा शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़ुबान को इस लिहाज से फ़ौक़ियत हासिल थी कि वो आर्यों की क़दीम मौयारी ज़ुबान से करीब तर थी। हिंदुस्तान के दूसरे शोबों में यही ज़ुबान ज़्यादा सही और खरी समझी जाती थी और लोग आर्यों की मौयारी ज़ुबान की सनद इस इलाके से लेते थे। प्राच्या ज़ुबान का रवाज आर्यों के उन कबाइल में था जो मौजूदा अवध, मशरिकी यूपी और मगरबी बिहार के बाज़ हिस्सों में आबाद थे। यहाँ की ज़ुबान देसी बोलियों से मिलकर अपना आर्याई लहजा किसी हद तक खो चुकी थी। मगरबी हिंदुस्तान के आर्या उनको हकारत की नज़र से देखते थे और असुरों यानी भूत प्रेत की नस्ल से ताबीर करते थे। उनकी ज़ुबान को ब्राह्मणा में अशुद्ध कहा गया है। इसमें रे की आवाज़ लाम में तब्दील हो जाती है। मौजूदा बिहारी राजा को लाजा कहते हैं और खेर को खेल। मध्यादेश की ज़ुबान के तफसीली हालात नहीं मिलते। यहाँ की ज़ुबान न तो उस कदर मौयारी समझी जाती थी जितनी कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़ुबान, और न उस कदर पस्त जैसी के प्राच्या पूरब की बोली।
रफ्ता रफ्ता जूं जूं आर्याई तहजीब का मरकज़ पंजाब से हटकर दोआबा गंग जमन में होता गया, मध्य देश की ज़ुबान को मुमताज़ हैसियत दी जाने लगी। इसी ज़माने में ज़बान को नए सिरे से मुनज़्ज़म करने की कोशिश की गई। सूबाई और मकामी तअस्सुबात से अलग हटकर सिर्फ ऐसे अल्फाज को टकसलाली माना गया जो सब जगह राइज हों। इसी तरह ज़ुबान सूबाई होने के बजाय राष्ट्रीय मुल्की बन गई। सब लोग अदब में एक ख़ास किस्म की टकसाली ज़ुबान का इस्तेमाल करने लगे और ये ज़ुबान बन संवर कर संस्कृत यानी शुद्ध हो गई। जो दर्जा आजकल हिंदुस्तानी को हासिल है या जो अहद पराक्रत में महाराष्ट्री को हासिल हुआ, वही दर्जा उस ज़माने में संस्कृत को हासिल था। मुल्क के जिन जिन हिस्सों में आर्या फैल गए थे, वहाँ के मजहबी, इल्मी और अदबी तबकों में ये समझी और बोली जाती थी। जो लोग बिलखुसूस पूरब के जहाँ पराक्रत सबसे पहले सर उठाते थे, बोल ना सकते थे, वो भी समझ ज़रूर लेते थे। हिंदुस्तानी बोलियों की कसरत में ये वहदत का काम देती थी। हिंदुस्तान के क़दीम नाटकों में जिनका ताल्लुक़ पहले सन ईस्वी से है, संस्कृत बोलने वाले किरदारों का ताल्लुक़ आम तौर से ब्राह्मणों या आला तबके के लोगों से है। इसे अंदाज़ा होता है कि संस्कृत का रवाज खास तबकों में काफ़ी अरसा बाद तक रहा। इसलिए ये आम ख्याल लिसानियात की रूह से बिल्कुल गलत है कि संस्कृत कभी भी बोलचाल की ज़ुबान नहीं रही। वो तो सिर्फ ब्राह्मणों की घड़ी यगु में बोली जाने वाली ज़ुबान थी। पाणिनि ने 300 कबल मसीह में जिंदा ज़ुबान की कवायद लिखी थी। कवायद जहाँ कभी भी किसी नई ज़ुबान की तख्लीक नहीं कर सकते, अलबत्ता वो कड़े उसूल बनाकर इसकी तरक्की को रोक सकते हैं। उसकी बेहतरीन मिसाल हमें इस ज़माने के उन माहिर लिसानियात की कोशिशों में मिलती है जिन्होंने एक बैनुल अक़वामी ज़ुबान एस्पेरेंटो बनाने के लिए परसों सर मगरबी मखज़नी की और बिल आखिर मुत्तफ़िका तौर पर अपनी नाकामी का ऐलान कर दिया। इसलिए तारीख़ ज़ुबान में इस किस्म के मफरूज़ात का बेमानी होना मुसल्लम है। अलबत्ता ताजुब इस बात पर होता है कि ग्रेयर्सन जैसे बड़े मुहक़्क़िक़ ने संस्कृत के मुतल्लिक़ इस किस्म का इजहार ख्याल किया है। ऊंचे और अदबी तबके में बोलचाल की ज़ुबान होने का वाफर सबूत हमें संस्कृत के क़दीम कवायद नवेस यास्का मुसन्निफ़ निरोक्ता के यहाँ मिलता है, जो इस ज़ुबान को भाषा बोली जाने वाली ज़ुबान के नाम से याद करता है और इसमें और वेदों की ज़ुबान में इम्तियाज़ करता है। उसके बाद पाणिनि 300 कबल मसीह ने भी इस ज़ुबान को भाषा कहा है। वो भी वैदिक संस्कृत को मुर्दा और अदबी संस्कृत को जिंदा ज़ुबान जानता है। कात्यायन और तपंजलि जो पाणिनि के बाद आते हैं, उस फ़र्क को बरकरार रखते हैं। अदबी संस्कृत बकौल ग्रेयर्सन क्लासिकल संस्कृत की सबसे पहली झलक हमें आखिरी ब्राह्मणों, उपनिषदों और सूत्रों में मिलती है। इस ज़माने में दरअसल लफ्ज़ संस्कृत सिफत के तौर पर इस्तेमाल होता था। संस्कृत वाक़ई ठीक इस ज़ुबान को कहते थे जिसे उर्दू में शस्ता ज़ुबान कहा जाता है। रफ्ता रफ्ता लफ्ज़ संस्कृत एक ख़ास ज़ुबान के सिलसिले में बोला जाने लगा। शस्ता और वसी होने की वजह से अदबी तसनीफ़ात इसी में होने लगी। संस्कृत ज़ुबान की इस दिक्कत की संस्कृत ज़ुबान की उस वक़्त की शक्ल को इस्तेहकाम बख्शने की खातिर पाणिनि ने इसके उसूल बनाए हैं, लेकिन पाणिनि और दूसरे कवायद नवीसों की पाबंदियों के बावजूद संस्कृत ज़ुबान में क्या बाइतबार अल्फाज और क्या बाइतबार सर्फ़ व नहू काफ़ी अरसे तक इर्तिका होता रहा और बहैसियत इल्मी व तसनीफ़ी ज़ुबान के इसका रवाज जदीद आर्याई ज़ुबानों की पैदाइश के बहुत बाद तक रहा। रफ्ता रफ्ता संस्कृत का रवाज कम होने लगा। इसके लिए कई सबब थे। चूँकि इस मज़हब और अदब को अपने आगोश में जगह दी, इसलिए ये आवाम की बोलियों से दूर होती गई। देश हिंदुस्तान जैसे वसी मुल्क में हर ज़ुबान का मुक़द्दर ये है कि वो थोड़े अरसे में खवास की ज़ुबान बन जाए, लेकिन उसके ज़वाल का सबसे बड़ा सबब वो मजहबी इनकलाब था जो महावीर स्वामी मोतोफ़ी 468 कबल मसीह और महात्मा गौतम बुद्ध मुतवफ़ी 486 कबल मसीह की कोशिशों से हिंदुस्तान में नमोदार हुआ। दोनों ने अपने अपने धर्मों का प्रचार अपने यहाँ की मकामी बोलियों में किया। अवाम ने उसका इस्तकबाल किया।
इस तरह मजहब का सहारा लेकर सूबाई बोलियां चमक उठी और संस्कृत से टक्कर लेने लगी। रद्द अमल के तौर पर वैदिक मजहब के अलंबरदार अपनी जुबान की हिफाजत और ज्यादा सख्ती से करने लगे। संस्कृत रफ्ता रफ्ता एक फिरका की जुबान बनकर रह गई। संस्कृत के जवाल के सिलसिले में ये बात जहन में रखनी चाहिए कि वेदों की जुबान थोड़ी बहुत मुनज़्ज़म होने के बावजूद इतनी ठोस और जामिद नहीं थी जितनी कि अदबी संस्कृत। अपनी अहलियत की रूह से इसने देवबानी का रुतबा तो पाया, लेकिन यही अमरपन उसके लिए बार बन गया। इधर उसकी दूसरी बहन जो रानी न बनकर आवाम की गोद में पली, जिसने आर्यों के अलावा गैर आर्यों को भी समेटा, मरोजा जुबान की मां बन बैठी। इस्तिआरा में यही बात यूं कही जाएगी कि जुबान का जो धारा आर्यों के वक़्त से बहना शुरू होता है उसकी एक शाख झील की शक्ल इख्तियार कर लेती है। हुसैन लेकिन माफ़ कीजिएगा हसीन लेकिन महदूद, जिसे हम संस्कृत कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द उसके ग्रामर के संगीन साहिल फैले हुए थे, इस धारे की दूसरी शाख मुख्तलिफ रूप बदलती हुई अब तक बह रही है। कभी गुदली, कभी ताबनाक, लेकिन हर लहजा हर फैलती हुई। हिंदुस्तान की मौजूदा ज़बानों का ताल्लुक बराह रास्त दहारे की इसी शाख से है। मुख्तसर ये कि आर्यों की इब्तदाई ज़ुबान ही से वैदिक संस्कृत और अदबी संस्कृत पैदा हुई और गैर आर्यों के मेल का सहारा पाकर दूसरी सूबाई बोलियां भी फूटी। संस्कृत ने सिर्फ चुने हुए शाइस्ता और बलीग अल्फाज से अपना ख़जाना भरा, लेकिन दूसरी ने वैदिक ज़ुबान के फितरी रुझान को अपनाया। यही उनके प्राकृत फितरी कहलाने का सबब है। यही वजह है कि वैदिक ज़ुबान की बाज़ खुसूसियतें जो उनमें मिलती हैं अदबी या क्लासिकी संस्कृत में नहीं मिलती। इस तरह वैदिक संस्कृत और प्राकृतों में अदबी संस्कृत की बनिस्बत ज़्यादा करीब का रिश्ता दिखाई देता है। मज़कूरा बालास्तूर में ये बात वाज़ा हो गई कि शुरू ही से अवाम की ज़ुबान एक मखलूत ज़ुबान थी, एक ऐसी ज़ुबान थी जिसमें आर्यों की इब्तदाई ज़ुबान और देसी बोलियों दोनों का मेल था। बाद लोगों ने इसी को पहली प्राकृत कहा है और वैदिक संस्कृत और अदबी संस्कृत दोनों की माँ माना है। हम उसे इब्तदाई ज़ुबान के नाम से याद करेंगे और पहली प्राकृत सिर्फ उस ज़ुबान को कहेंगे जिसका अदबी रूप पाली है। वैदिक संस्कृति उसी इब्तदाई ज़ुबान का सहारा लेकर खड़ी हुई और उसका प्रचार काफ़ी अरसे तक ब्राह्मणों के घरों पर और उनकी मजहबी किताबों में रहा। यह बहुत बाद की बात है जब ये तरशा कर ब्राह्मणों के हाथों अदबी संस्कृति की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अदबी संस्कृत की पैदाइश के बाद भी आवाम की बोली का डहरा अलग रहा। ये और बात है कि हमें संस्कृत के कदीम नमूने मिल जाते हैं और आवाम की उन बोलियों के नाम तक नहीं मिलते। प्राकृत के सबसे कदीम नमूने बुद्ध और जैनों की मजहबी किताबों या फिर अशोक 250 कबल मसीह की लाठों पर कंधा किए हुए मिलते हैं। इसी को हम पहली प्राकृत मानने पर मजबूर हैं। प्राकृत की उसी अदबी शक्ल को पाली के नाम से याद किया गया है, लेकिन प्राकृत का ये नाम उस वक़्त पड़ा जब उसने अदबी ज़ुबान की हैसियत इख्तियार कर ली थी और इस पर शोरसेनी प्राकृत शोरसेन मथुरा और उसके इर्द गिर्द का इलाका का पूरा असर पड़ चुका था। लफ्ज़ पाली संस्कृत के पंक्ति से निकलता है। इसी से औरत का पांति, पति और पटी है। माफ कीजिएगा, उसी से उर्दू का पांति, पति और पटी है। पंडित हरि अवध की तहकीक के मुताबिक पाली बुद्ध धर्म शास्त्र की सतर को कहते हैं। उसके नाम से साबित है कि बुद्ध मत की इब्तदाई किताबें इसी जुबान में लिखी गई होंगी। इस पाली को कदीम मागधी भी कहते हैं, लेकिन यह मागधी मगध जनूबी बिहार की नई मागधी से मुख्तलिफ थी। उस वक़्त यही बोलचाल की ज़ुबान थी। बुद्ध लोग उसी को सबसे पहली ज़ुबान मानते हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि इंसानों की सबसे कदीम ज़ुबान यही है और इससे दीगर ज़ुबानें संस्कृत वगैरह निकली हैं। गौतम बुद्ध ने इसी बोली में अपने धर्म की तबलीग की थी। मध्य देश के आलिमों और उदीचा पंजाब वगैरह के बोलने वालों के नज़दीक ये लिचर और पूछ ज़ुबान थी जिसमें उनकी ज़ुबान के अल्फाज बिगाड़ दिए जाते थे। गौतम बुद्ध उस ज़ुबान की अहमियत पर किस कदर ज़ोर देते थे उस पर रोशनी इस वाक़े से पड़ती है जो उनसे मंसूब है। यमील और उत्तेकील नामों के
दो ब्राह्मण भाई महात्मा के पास आते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि ए भगवान, मुख्तलिफ जात पात के लोग आपके बोलों को दोहरा कर नापाक कर रहे हैं, इसलिए हमें हुक्म दीजिए कि उन्हें छंदू वैदिक संस्कृत में लिख दें ताकि उनमें किसी किस्म की तब्दीली न की जा सके। महात्मा इनकार करते हुए कहते हैं, ए भक्ष्यो, बुद्ध के बोलों को संस्कृत में हरगिज न लिखना। जो ऐसा करेगा वो मेरी तौहीन करेगा। मेरी बातों को अपनी ही भाषा में समझने की कोशिश करो। अपनी भाषा से मुराद यही मागधही जुबान है जिसका जिक्र ऊपर हो चुका है। जैसे कि पहले लिखा जा चुका है, पहली प्राकृत या पाली के नमूने या तो बुद्धों की मजहबी किताबों में मिलते हैं या फिर अशोक की लाटों पर जो जनूब में गंजुम से लेकर शुमाल मगरबी सरहदी शोबे के इलाकों में शहबाज घड़ी तक मिलती है। ये तहरीरें खरोष्टड़ी और ब्रह्मी दौर दो रस्मुल खतों में मिलती है। शहबाज गढ़ी और मान सेहरा की तहरीरें तो खरोष्टड़ी में हैं और बाकी सब ब्राह्मणी में। उनकी मोशगाफी के बाद मुहक्किकीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अशोक के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 और कम से कम 2 ज़ुबानें राइज थी, एक मशरिकी दूसरी मगरिबी ज़ुबान पर, जैसा कि शहबाज गढ़ी की लाट से साबित है। संस्कृत का असर गहरा था, वो अपनी साख्त के एतबार से मशरिकी ज़ुबानों की बनिस्बत कदीम आरियाई ज़ुबान से ज़्यादा करीब थी। ग्रेर्सन ने भी ज़ुबान के इस इख्तलाफ को मशरिकी और मगरिबी प्राकृत के नाम से याद किया है। दोनों की अपनी अपनी लिसानी खसूसियात हैं जो एक को दूसरे से जुदा करती है। मगरबी प्राकृत की नुमाया शक्ल शोरसिनी प्राकृत थी। मशरिकी प्राकृत मगधही कहलाती है। ये मगध देश जनूबी बिहार में बोली जाती थी। इस ज़माने तक किसी ऐसी प्राकृत का पता नहीं मिलता जिसे दखनी प्राकृत के कहा जा सके। ये थी कदीम हिंद आर्याई का अहद। अगले एपिसोड में हिंद आर्याई का अहद वस्ती 500 कबल मसीह से 600 ईस्वी तक पढ़ेंगे। कदीम हिंद आर्याई का दौर 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक है।